हाय दोस्तों, करण देवी टीचिंग में आपका स्वागत है। आज मैं शुरू कर रही हूँ एनसीईआरटी का पाठ दूसरा। आज मैं करूँगी स्टार्ट ग्लोब अक्षांश एवं देशांश। जिसने पहले नहीं देखा है पहले का चैप्टर, वो जाकर करण देवी टीचिंग में सब्सक्राइब करके उसको देख लें, फिर ये पढ़ें, इसलिए उनको समझ आएगा अच्छे से। चलो मैं आज इसको स्टार्ट करती हूँ। पिछले अध्याय में हम पढ़ चुके हैं हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी एवं मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। इसको समझ सकते हैं, ये बना चित्र ग्लोब की तरह। इसको देखो, मध्य में उत्तर एवं दक्षिण में चपटी हुई है, थोड़ी उत्तर एवं दक्षिण में चपटी हुई है अक्षों पर, और मध्य में उभरी हुई है, इसलिए इसको उत्तर एवं दक्षिण में ध्रुवों पर चपटी हुई बोलते हैं और मध्य में उभरी हुई होती है। चित्र के द्वारा देख के आप समझ सकते हो। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? अब तो आप कल्पना कर ही लोगे इसको देख लिया तो, कि ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है और मध्य में उभरी हुई है। चलो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसका कोई पढ़ने का मतलब नहीं है। जो मोस्ट है उसको मैंने लाइटर कर दिया, वो आप पढ़ ली। ग्लोब स्थिर नहीं होते। ग्लोब है ना, ये जो स्थिर नहीं होता, वो घूमता रहता है। इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जा सकता है। इसको घुमा, जैसे पहिए पर कुम्हार का पहिया घूमता है ना, वैसे ही ग्लोब को भी घुमाया जा सकता है। इसमें देशों, महाद्वीपों एवं महासागरों को सही आकार में दिखाया भी जा सकता है। और फिर यहाँ से पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। जैसे पृथ्वी है उसको घुमाते हैं, वैसे ही इसको पश्चिम से पूर्व की तरफ घुमाया भी जा सकता है। ग्लोब को पश्चिम से पूर्व की तरफ घुमाया जा सकता है। और एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। और एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। जैसे कि पृथ्वी के बीच में, ग्लोब के बीच में जो रेखा होती है ना, विषुवत, उसको बोलना है। इसे विषुवत व्रत कहा जाता है। जो विषुवत व्रत रेखा है ना, वो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। इसका मतलब ये है, जो रेखा होती है ना ग्लोब के बीच में, वो विषुवत रेखा कहलाती है। भूमध्य रेखा भी, और वो दो बराबर भागों में ग्लोब को बांट देती है। फिर विषुवत व्रत से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश समांतर रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। जो विषुवत व्रत से ध्रुवों तक की स्थिति, जो विषुवत व्रत होता है ना बीच में, उसको अक्षांश रेखाएं होती हैं, जो ये चित्र के अनुसार ये ग्लोब ये घूमती हैं, इनको बराबर भागों में बांटा जाता है। ये बराबर बटी ना अक्षांश रेखाएं, ये समांतर होती हैं, इन्हें समांतर रेखा भी कहा जाता है। और अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। अंश में विषुवत व्रत शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। जो विषुवत व्रत होती है ना बीच में, वो शून्य अंश को दर्शाती है। चूँकि विषुवत व्रत से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के व्रत का 1/4 है, अतः इसका माप होगा 360 अंश का। 1/4 यानी 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिण ध्रुव को दर्शाता है। वो बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका माप होगा 360 अंश। इसका माप 360 अंश 1/4 होगा, जो कि उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। उत्तर ध्रुव को 90 अंश में बांटेगा और दक्षिण ध्रुव को भी 90 अंश में बांटेगा। इन दोनों को बांट देता है। जो विषुवत व्रत रेखा होती है ना, उसके दोनों साइड उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव को 90 अंश में बांट देता है। इस प्रकार से यहाँ महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं ये पढ़ते हैं। विषुवत व्रत 0 डिग्री होता है, उत्तर ध्रुव 90 डिग्री होता है, दक्षिण ध्रुव 90 डिग्री होता है। इसके अतिरिक्त सॉरी गाइस, थोड़ा वो कैमरा इधर हो गया। इसके अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं और भी हैं। ये 4, जैसे इधर समझाती हूँ मैं। ये विषुवत रेखा है जो 0 डिग्री है। विषुवत रेखा 0 डिग्री है, और इसमें
66 से ही 1/2 है उत्तरी ध्रुव पर क्या कर्क रेखा नहीं, शीत कटिबंध होता है, ये उत्तरी शीत कटिबंध कहलाता है। एवं 66 से ही 1/2 कहलाता है दक्षिण शीत कटिबंध। और 23 से ही 1/2 उत्तर कर्क रेखा पर होता है। ये कर्क रेखा 23 से ही 1/2 पर कर्क रेखा होती है, 23 से 1/2 पर मकर रेखा होती है, और 0 डिग्री पर होती है विषुवत रेखा। जिस पे विषुवत रेखा का क्षेत्र है ना, वहाँ पर उष्ण कटिबंधीय होता है, क्योंकि वहाँ गर्मी बहुत होती है, सूर्य की किरणें 2 बार पड़ती है वहाँ, 2 बार साल में पड़ती है वहाँ पर। और फिर होता है इसके अगल बगल होता है उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध और दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। फिर इसके साइड में से वो ठंडी अधिक ही होती है, बर्फ़ ही पड़ती है, वो होती है उत्तरी शीत कटिबंध एवं दक्षिणी शीत कटिबंध। ये इस प्रकार से उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23 से 1/2 होती है, और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23 से 1/2 होती है। विषुवत वृत्त के 66 से 1/2 उत्तर में 1/2 को उत्तर में उत्तर ध्रुव व्रत होता है। विषुवत रेखा के 66 से 1/2 दक्षिण में दक्षिण ध्रुव व्रत होता है। पृथ्वी की ताप कटिबंध कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। मैंने अभी बताया था ना कि जो बीच का एरिया होता है ना, जो विषुवत रेखा का आसपास का एरिया होता है, उष्ण कटिबंधी होता है, क्योंकि ठीक दोपहर में सिर के ऊपर 2 बार सूर्य की किरणें पड़ती हैं साल में, इसलिए उसको उष्ण कटिबंधी कहा जाता है। फिर एवं मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव व्रत के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है। मकर रेखा से बीच का रेखा होता है, मकर रेखा विषुवत रेखा के बीच का तो वो उष्ण हो गया। मकर रेखा के नीचे वाला जो बीच का होता है वो होता है मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। एवं क्योंकि यहाँ सूर्य तिथि से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाते। कौन कहलाते? क्यों जो दोनों छोर पर होता है, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, उनों पर शीत कटिबंध होता है, क्योंकि वहाँ पर सूर्य की किरणें ही नहीं ज़्यादा हो जा पाती हैं, वो तेक्षित रूप में आ जाती हैं, तो वो ज़्यादा जा ही नहीं, तो वहाँ बर्फ़ पड़ती है अभी, तो वहाँ उसको कहते हैं शीत कटिबंध कहलाते हैं। वो देशांतर क्या है? किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के तीरे कुछ और जानकारियों की आवश्यकता भी होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री 00 दक्षिण पर स्थित है। उनकी सही स्थिति जानने के लिए पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व और पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। देखो, जो प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप और हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप, ये दोनों ही द्वीप 20 डिग्री सेल्सियस पर हैं, दोनों ही 20 डिग्री सेल्सियस पर रहते हैं, इसलिए इनको समझाए। अगर पेपर में आ सकता है कौन से द्वीप 20 डिग्री सेल्सियस तो लिख सकते हैं, टोंगा द्वीप प्रशांत का और हिंद महासागर का मॉरिशस द्वीप। और फिर यहाँ से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है, इसके अनुसार हम पूर्व एवं पश्चिम की दूरी भी माप सकते हैं। इनको पता करने के बाद प्रशांत एवं हिंद महासागर के बाद इनको भी माप सकते हैं। इन संदर्भ रेखाओं को देशांतीय एवमोत्तर कहते हैं। जो संदर्भ रेखाएं होती हैं ना, जो प्रशांत महासागर टोंगा द्वीप को मापती हैं, मॉरिशस द्वीप को, पूर्व एवं पश्चिम कोई भी द्वीप को मापती हैं, उन सभी को कहते हैं संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय एवमोत्तर भी कहा जाता है। फिर तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त हैं तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहाँ सभी देशांतीय एवमोत्तर आपस में मिलती हैं। ये बोल रहा है जो पूरा ग्लोब होता है उसमें देशांतर रेखाएं हैं जो वो, हाँ, इसके द्वारा समझ सकते हो आप। देखो, देशांतर रेखाएं जी ऐसे गई ना, तो ये बोल रहा है ध्रुव है ना,
उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। तो उत्तर ध्रुव पर रेखाओं की दूरी ना कम हो जाती है, घटती जाती है, देखो छोटी छोटी दूरी हो गई। और दक्षिण ध्रुव में भी ऐसे ऐसे आता तो घट जाती है दूरी, तो यहाँ घट जाती है, यहाँ तो बोल रहा है जैसे जैसे इनको खींचते जाते हैं तो दूरी घटती जाती है उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पर। फिर है तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली यमोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। यह यमोत्तर को प्रमुख यमोत्तर कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री देशांतर तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना कर सकते हैं। वो बोल रहा है यमोत्तर रेखाएं होती ना, जो यमोत्तर रेखाएं होती ना, जो सभी इनके द्वारा हम समय को माप सकते हैं। इन यमोत्तर रेखाओं के द्वारा हम पश्चिम और पूर्व एवं पश्चिम तक की भी गणना कर सकते हैं, ये बोलना चाह रहा। फिर है यह जानना रोचक होगा कि 180 पूर्व और 180 पश्चिम यमोत्तर पर एक ही रेखा पर स्थित है। 180 अंश पूर्व, 180 डिग्री पूर्व एवं 180 डिग्री पश्चिम एक यमोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है, ये बोलना। उदाहरण के लिए असम में ध्रुवी 26 डिग्री उत्तर अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। जो उदाहरण के लिए असम में ध्रुवी 26 डिग्री उत्तर अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित, समझ सकते हो। असम पड़ जाएगा इस साइड, और इस साइड असम पड़ जाएगा, और इस साइड गुजरात पड़ जाएगा। तो इसको ऐसे माप सकते हैं कि इधर हो गया 26 डिग्री उत्तर अक्षांश, इधर हो गया 90 डिग्री पूर्वी देशांतर, यानी पूर्वी देशांतर इधर है और उत्तर इधर है, लेकिन वो ऐसे माप रहा है, इसलिए इसको इसके द्वारा माप सकते हैं। आगे जैसे जैसे इस चित्र में देख सकते हो, अभी मैंने बताया ना, प्रशांत महासागर ये रहा, हिंद महासागर ये रहा, प्रशांत महासागर का टोंगा द्वीप और हिंद महासागर का मॉरिशस द्वीप। इससे वो बोलना चाह रहा था कि ये द्वीप। अब इसकी दूरी अगर मापने है तो पूर्व पश्चिम, पश्चिम से पूर्व की तरफ दूरी माप सकते हैं, ये समझाना चाह रहा। तो हम अब दूरी मापने को समझें, कैसे दूरी माप सकते हैं। चूँकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में हैं, चूँकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में हैं, जो ग्रीनविच के पूर्व में है, उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा, तथा जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम सकती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 1 घंटे में 15 अंश एवं 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं, तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में समय क्या होगा? समय होगा अर्थात 15 चौको 60 मिनट, अर्थात ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे, अर्थात वहाँ दोपहर का 1 बजा होगा, लेकिन ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनविच समय से 1 घंटा पीछे होगा, यानी यहाँ सुबह के 11 बजे होंगे। इसी प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे, उस समय 180 अंश पर मध्य रात्रि होगी। वो बोलना चाह रहा कि अगर पश्चिम का समय ग्रीनविच समय से 1 घंटा पीछे होगा तो 11 बजे होंगे, और अगर आगे होगा तो 1 बजे होंगे, यानी 15 डिग्री अंश को 1 घंटा मानते हैं और 4 मिनट को 1 डिग्री अंश को 4 मिनट मानते हैं। तो 1 घंटे को 4 मिनट के हिसाब से लेको, अगर एग्जाम में आ गया 15 डिग्री अंश को कितना मानते हैं तो 1 घंटा जोड़ देना, और कितना घटाते हैं तो कितना, जो एक अंश को मानते हैं तो 4 मिनट जोड़ लेना, और पश्चिम में जोड़ देना और पूर्व में घटा देना। इसका ऐसे हो जाएगा, ऐसे कर लेना समझ के। इसको मैंने जैसे इसको पढ़ाया है उसको समझ के आप कर सकते हो।
थैंक यू गाइस, जो आपको मेरी तरफ से मैंने एफर्ट डाले वो समझ आए हो, तो आप इसको वीडियो को देखिए, डेली देखिए, जिससे आगे समझ आएगा। जो पिछला आप पढ़ते जाओगे उसको कनेक्ट करके आगे वैसे भी समझते जाओगे। इसलिए आपको इसकी रेगुलरिटी बनानी होगी। आप डेली देखोगे ना तो समझ आ जाएगा। पिछली वीडियो देखोगे ना तो और जल्दी से आएगा। इसलिए मैं एनसीईआरटी है ना जो, ये बहुत बहुत अच्छी होती है, क्योंकि हर एग्ज़ाम के लिए होती है। लेकिन कोई समझता नहीं, सोचता है कि एक दो दिन पढ़ेंगे और हो जाएगा। नहीं होगा ऐसे। उसको आप डेली पढ़ोगे ना, समझोगे ना। आप कुछ नहीं तो आप वीडियो चला के ही रख लो, बस सुनते जाओ, केवल सुनते जाओ, उससे भी आपको समझ आता जाएगा। आप सुनोगे डेली डेली तो आपको समझ आ जाएगा क्या पढ़ रहा हूँ क्या नहीं पढ़ रहा हूँ। ज़रूरी नहीं कि आप देखते ही रहो, सुन के भी पढ़ सकती हो। इसलिए मैं समझा रही हूँ आपको। मैं तो पढ़ ही रही हूँ, और अगर आप देख के पढ़ोगे तो और ही बेटर है आपके लिए। इसलिए आप मुझे सपोर्ट कीजिए, जिससे मैं और अच्छे से अच्छा बेटर पढ़ा सकूँ आपको, और आपका और मेरा दोनों का इससे अच्छा हो। चलो, थैंक यू सो मच गाइस, जिसने देखा सभी को थैंक यू सो मच।